जय हिंद। पिछले अध्याय में हम लोगों ने संविधान सभा के बारे में पढ़ना शुरू किया था। संविधान सभा जो पढ़ना शुरू किए थे उसमें आप लोगों को संविधान सभा के इतिहास के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे चुके थे, जिसमें संविधान सभा की मांग किस तरह से किया गया था और भी विभिन्न पहलुओं पर हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। और सदस्यों की संख्या के बारे में भी हम आप लोगों को पिछले अध्याय में पिछली कक्षा में थोड़ा बहुत बता चुके थे। और आज संविधान सभा के सदस्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो 389। ये 389 था, जिसमें 299 जब आपका विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान का, तो उसमें से 299 जो है सो बच गया भारत के पास, जिसमें से आपको 3 चीफ कमिश्नरी का मतलब आप आज के इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे केंद्र शासित प्रदेश आज के समय में है, उसी तरह से उस समय आपका चीफ कमिश्नरी हुआ करता था। चीफ कमिश्नरी, तो यही 3 चीफ कमिश्नरी बच गया भारत के विभाजन के बाद। और 226 जो सीट बच गया वो ब्रिटिश प्रांतों से था। और जो पहले 93 देशी रियासत हुआ करता था, वो विभाजन के बाद 70 देशी रियासत बच गया। ठीक है, तो ये सदस्यों की संख्या आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं आगे। इसी चीज को शब्दों में लिख दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि 3 जून 1947 को भारत की संविधान सभा का विभाजन हुआ, जिसमें 389 में से भारत की संविधान सभा में मात्र 299 यानी सदस्य रह गए। ठीक है, अब देखिए, इसमें जातियों के आधार पर अगर हम संविधान सभा में जो सीट बच गया था अगर उसका आकलन करें, तो जाति के आधार पर सामान्य वर्ग से 213 सीट यानी 213 प्रतिनिधि सामान्य से थे संविधान सभा में। मुस्लिम लीग से, अगर मुस्लिम समुदाय से अगर बात किया जाए तो वो आपका 79 था, 79। अब वही SC अनुसूचित जाति की अगर बात करें, अनुसूचित जाति आपका 26 हुआ करता था। और फिर बात करें अनुसूचित जनजाति का, अनुसूचित जनजाति यानी ST आपका 33 हुआ करता था। और देखिए, गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या मात्र 15 थी, जो कि अगर देखा जाए तो पहले 389, इसी में से विभाजन के बाद फिर 299 बच गया। और 299 का कंपैरिजन अगर आप 15 से करते हैं तो यह बहुत कम संख्या होता है। और भारतीय संविधान सभा में जिसके तहत आपको संविधान का निर्माण किया जाना था, उसमें मात्र 15 महिलाएं ही शामिल थी। तो इस चीज को ध्यान रखिए। अब देखते हैं हम कि इन 15 महिलाएं जो संविधान सभा में हुआ करती थी, उसमें से किस क्षेत्र से जो इस महिलाओं पर स्टैटिक पोर्शन आपको बनाया जा सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसे हम आप लोगों को नोट्स के फॉर्मेट में यहाँ लिख रखे हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, सर्वाधिक महिलाएं जो पहुंची थी 15 में से 6 महिलाएं, ये आपको सर्वाधिक यूपी यानी संयुक्त प्रांत से 6 महिलाएं कहां से पहुंची थी? संयुक्त प्रांत से।
जिसमें से सर्वाधिक महिलाएं संयुक्त प्रांत से ही वहां पहुंची थी और उसकी संख्या 6 हुआ करती थी। बिहार से अगर बात करें आप बिहार से, तो बिहार से एकमात्र महिला थी, वो थी आपका सरोजनी नायडू, वो बिहार से चुनकर गई थी। ठीक है। और फिर देखिए, अब अगर एससी महिला की अगर बात करते हैं, एससी अनुसूचित जाति महिला, यानी एक ही महिला थी एससी समुदाय से, यानी अनुसूचित जाति से, और उसका नाम था दक्षयानी वेलायुधन, जो कहाँ से चुनकर आई थी, यानी केरला से आई थी। तो एकमात्र संविधान सभा की अनुसूचित जाति महिला कौन हो जाएगी? दक्षयानी वेलायुधन। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट फॉर्मेट में याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और देखिए, मुस्लिम महिला कौन पहुंची थी? बेगम एजाज रसूल। ठीक है, इतना आप लोगों को याद हुआ होगा, और क्लास में ही आप लोग ध्यान से सुनिए और उसे याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है। अब देखते हैं आपका आगे जो है सो एकमात्र देशी रियासत से जो चुनकर, देशी रियासत यानी राजा जो है सो मनोनीत करके जो अपना सदस्य भेजा था संविधान सभा में, उसमें से एकमात्र महिला देशी रियासत से एकमात्र महिला आपका मैडम एनी मैस्करिनी, जो ट्रावनकोर से चुनकर आई थी। ये आपका एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया कि देशी रियासत से पहुंचने वाली कौन सी महिला थी? तो मैडम एनी मैस्करिनी। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद करते हुए चलिए, ये आप लोग नोट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं अपने नोटबुक पर। ठीक है। अब देखिए, जैसे संविधान सभा के बारे में कहा गया कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और सभा ही कांग्रेस, लेकिन ये स्टेटमेंट थोड़ा ठीक नहीं बैठता है। उसका इस चीज़ का आकलन आप इस चीज़ से करते हैं कि संविधान सभा में हर एक समुदाय के लोग पहुंचे हुए थे। तो आप देखिए यहाँ पर कि सिख कम्युनिटी से 4 सदस्य थे, यानी सिख कितने सदस्य पहुंचे थे संविधान सभा में? 4 सदस्य थे। अब आप जाति के आधार पर देख ले तो एक साम्यवादी नेता कौन थे? सोमनाथ लाहिड़ी पहुंचे थे, जो कि साम्यवादी नेता थे, न कि कांग्रेसी। सोमनाथ लाहिड़ी ये किस पार्टी से आया करते थे? ये एक साम्यवादी नेता थे। ठीक है। और पारसी नेता की अगर बात करें आप, तो PH मोदी, जो कि पारसी नेता थे। ठीक है। और आंग्ल भारतीय कौन पहुंचे थे? तो वो फ्रैंक एंथोनी थे। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आंग्ल भारतीय किसे कहते हैं? जब आपका अंग्रेज हो गया, पुर्तगाल हो गया, फ्रांसीसी हो गया, ये सब जब यहाँ पर सत्ता जमाए हुए थे, तो वहाँ पर भारतीय महिलाओं से वो उस समय के शासन प्रशासन के दौरान भारतीय महिलाओं से उन लोगों ने शादी किया, और शादी करने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ उसी को आंग्ल भारतीय कहा गया। तो वही आंग्ल भारतीय था। तो आंग्ल भारतीय भी संविधान सभा में मौजूद थे। तो फ्रैंक एंथोनी ये हो जाएगा आपका आंग्ल भारतीय। इतना आपका स्टैटिक पोर्शन क्लियर हुआ होगा। और इसी आधार पर यह कहा जा सकता है भारत की संविधान सभा संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा थी, न कि कांग्रेस और न ही हिंदुओं की। जैसा कि संविधान सभा पर कुछ आलोचकों के द्वारा ये आरोप लगाया गया था, तो ये सर्वथा निराधार है आरोप था, और कुछ हद तक यह आरोप सही भी लगता है।
तो हालांकि उस डिटेल में हम लोगों को नहीं जाना है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है उन्हीं बिंदुओं पर पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आपका, कई बार एग्जाम में आपसे ये दो नाम पूछ दिया जाएगा संविधान सभा के संदर्भ में, एक महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, और जिन्ना के बारे में। तो ये दोनों ही बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन ये दोनों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना होगा कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। हाँ, लेकिन ये बात है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उनमें बहुत सारे गांधीवादी विचारक थे। यही कारण है कि भारतीय संविधान में गांधीवादी सोच आपको देखने को मिल जाता है, जो हमारे संविधान को उत्कृष्ट बनाने में भी बहुत अहम योगदान रखता है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे के पॉइंट पर चलते हैं। जैसे अब संविधान सभा का जो बैठक हुआ है, विभिन्न बैठकों के माध्यम से, अधिवेशनों के माध्यम से जो संविधान का निर्माण हुआ है, आप लोगों को ये पता होगा कि संविधान निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा है। तो ये विभिन्न अधिवेशनों 11 महीना 2 वर्ष और 18 दिन, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इन्हीं को पार्ट बाय पार्ट में बहुत दिनों तक संविधान सभा में बहुत सारे बातों पर चर्चा परिचर्चा होने के बाद ही संविधान लिखा गया है। तो अब देखिए, संविधान सभा के यहाँ पर स्टैटिक फैक्ट है, तो इनको आप लोग देखते चलिए। संविधान सभा का सचिव कौन था, ये आपको डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन में आ जाता है कि संविधान सभा का सचिव कौन था। तो एच.बी.आर. अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। ठीक है, और फिर देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो है सो पहला बैठक हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली के केंद्रीय सभा में। केंद्रीय सभा का मतलब हो गया, इसको सेंट्रल हॉल भी कई बार जो है सो आपको इंग्लिश में ही यहाँ पर दे दिया जाएगा, या तो केंद्रीय सभा दे दे या सेंट्रल असेंबली दे दे। तो दिल्ली के सेंट्रल असेंबली या केंद्रीय सभा में पहली बार बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें से ये जो पहला बैठक हुआ था इसमें 207 सदस्य हिस्सा लिया था। यानी प्रथम बैठक में कितना सदस्य भाग लिए थे? 207 सदस्य भाग लिए थे। लेकिन आप कई बार बुक पढ़ेंगे तो डिफरेंट बुक में कई बार आपको 207 मिल जाएगा डाटा के तौर पे, और कई बार ये 211 सदस्य भी आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रथम बैठक में 207 सदस्य भाग लिए थे। यहाँ पर जो है आपका सत्र है, प्रथम सत्र में 211 सदस्य भाग लिए थे। फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि बैठक और सत्र में आखिर अंतर क्या है? तो बैठक आपको अनौपचारिक रूप से बैठक बुलाया जाता है। ठीक है, तो बैठक हो गया, जैसे कोई दिन का काम हो गया, कुछ घंटे का काम हो गया। जैसे अभी वर्तमान समय का उदाहरण आप ले ले, तो वर्तमान समय में जो आप देखते हैं संसद का सत्र, यानी संसद का जो सत्र चलता है, संसद का सत्र जो उसमें बैठक चलता है, तो उसी आधार पे आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन आप सत्र को इस तरह से
ध्यान रखिए कि सत्र, ये अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें आप, सत्र बुलाने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन उस समय सत्र बुलाने के लिए जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उनके द्वारा ये सत्र बुलाया जाता था, जिसमें प्रथम सत्र में आपको 211 सदस्य वहां पहुंचे थे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बैठक और सत्र में कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए संविधान सभा, इसी को यहाँ पर लिख दिया गया है, तो इसे आप नोट्स भी बनाते जा सकते हैं ताकि आपका एक नोट्स भी बनता चल जाए। हम आपको नोट्स ही बनाए हैं और उसके बाद उसी को आप लोगों को समझाते हुए चल रहे हैं। तो देखिए संविधान सभा के सचिव HBR अयंगर ने प्रथम बैठक का निमंत्रण दिया। प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुआ था? दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में, यानी दिन के 11 बजे। और वही परंपरा आज भी चली आ रही है। आप जो संसद का सत्र देखते हैं वो भी 11 बजे ही शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए जिसमें 207 सदस्य ने भाग लिया था, और इस 207 में से और 211, अगर दोनों को ही देखें, दोनों डाटा में ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा आपका कि जिसमें प्रथम सत्र या प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं उपस्थित थी, तो उसमें से केवल और केवल 9 महिलाएं ही उपस्थित थी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। यानी मैंने आप लोगों के लिए पूरा डाटा एकत्रित करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आप लोग जितना भी सोर्स मार्केट में देखते हैं, बुक के माध्यम से आप पढ़ते हैं, आपको मैक्सिमम डाटा हम यहाँ प्रोवाइड करवा चुके हैं। अगर आप अब कोई बुक पढ़ते हैं तो कुछ आपको बुक में एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत मिलता भी है तो आप उसे अपने नोट्स में नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, तो यही बात लिखा हुआ है कि प्रथम सत्र में 211 सदस्य भाग लिए थे। अब देखिए आगे का जो पॉइंट है, अध्यक्ष के बारे में अब बताया जा रहा है। अब संविधान सभा का गठन हो चुका है, तो संविधान सभा का अगर गठन हो चुका है तो इसका अध्यक्षता भी कोई ना कोई करेगा। तो सबसे पहले जो संविधान सभा में सदस्य थे वो सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, तो उन्हें ही संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, और ये अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया है ये किसका अनुसरण करते हुए लिया गया है? ये फ्रांस का अनुसरण करते हुए लिया गया है। जैसे फ्रांस में जो सेंट्रल असेंबली का गठन हुआ था तो उसका अध्यक्ष भी जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे उसी को बनाया गया था। उसी का अनुसरण करते हुए यहाँ संविधान सभा में जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और इसका नाम किसने यानी सजेस्ट किया था? सजेशन दिया था JV कृपलानी ने। तो ये चीज़ आप लोगों को उतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि किसने इनका नाम सजेस्ट किया था, लेकिन हाँ ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपका सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, इसी संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था इसमें प्रसन्न देव रायकुट जो वेस्ट बंगाल से आते थे उसकी मृत्यु हो गई और उस पर शोक भी मनाया गया था। ठीक है, अब देखिए इसमें 4-5 डेट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर ये डेट आपको याद नहीं रहता है तो मैं जो आपको सीरियली बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिए ताकि आप लोगों को यही याद हो जाए। देखिए
इसमें आपको 9 दिसंबर को क्या हुआ था, प्रथम अधिवेशन यानी प्रथम बैठक हुआ था, ठीक है। 10 दिसंबर को क्या हुआ था, यानी अध्यक्ष के पद को लेकर, यानी अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर चर्चा हुआ था, ठीक है। और फिर 11 दिसंबर को क्या हुआ था, 11 दिसंबर को जब ये चर्चा हो गई कि अध्यक्ष कौन हो गया, उस रोज डिसाइड हो गया, और इस दिन 11 दिसंबर को यानी तीसरी बैठक में आके राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से आते थे, ये बिहार से आते थे, और बिहार में कहाँ से, बिहार के सिवान से आते थे, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए 12 दिसंबर की बात करते हैं, तो 12 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप तैयार हुआ था, ठीक है। 12 दिसंबर को क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप तैयार हुआ। अब देखिए 13 दिसंबर की अगर बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तो वो हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपका उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। और ये उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। तो ये आप लोग याद रखिए। अगर आप लोग इस चीज को सीरियली याद रखते हैं 9, 10, 11, 12 और 13, तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर हम आपको सीरियली इसलिए बताने का प्रयास किए हैं ताकि आपको एक स्टोरी में ये बंध जाए। लेकिन अब देखिएगा इसमें डेट कौन सा महत्वपूर्ण है, तो आपका 9, 11 और फिर आपका 13। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा का प्रथम बैठक बुलाया गया था। 11 दिसंबर को क्या हुआ था, राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और इसी 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था, ठीक है, प्रथम बैठक में। और फिर 13 दिसंबर को क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, किनके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उम्मीद करता हूं इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं उपाध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष के बारे में हम लोग क्लियर पढ़ लिए, डिटेल पढ़ लिए कि अध्यक्ष जो थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, आपका सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब देखिए इसमें कई बार, यानी पिछली बार TRE 3 में यानी BPSC के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, ये जो BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए आपको यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा में। तो इस क्वेश्चन में क्लियरली ये लिखा गया है कि पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले जो अध्यक्ष सबसे पहले नियुक्त हुए थे वो आपका सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। इस डाउट में नहीं रहिएगा आप कि संविधान सभा के अस्थाई और अस्थाई नहीं लिखा गया है। यहाँ पर आपको आपका कंसेप्ट पूछा जा रहा है कि आपको कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, इसीलिए आपको हम डिटेल में हर एक कुछ बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। अब देख लीजिए उपाध्यक्ष के बारे में। उपाध्यक्ष जो
सबसे पहले जैसे मनोनीत उपाध्यक्ष जो है फ्रैंक एंथोनी थे। क्या हो जाएगा, ये बहुत सारे बुक में नहीं दिया हुआ है, तो इस चीज को आप लोग लिखते हुए चलिए कि संविधान सभा के जो मनोनीत उपाध्यक्ष थे वो कौन हो जाएंगे, फ्रैंक एंथोनी। एग्जाम में पिछले बार यूपी पीसीएस के एग्जाम में ये पूछा गया था क्वेश्चन कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष यानी मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आप लोग उसे सुनिए और लिखिए क्वेश्चन को। संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे, और ऑप्शन में एच.सी. मुखर्जी था, वी.टी. कृष्णमचारी था, राजेंद्र प्रसाद और फ्रैंक एंथोनी था। तो वहां पर स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट एच.सी. मुखर्जी मारकर आ गए थे, जो कि उनका बिल्कुल गलत था। तो उनका आंसर हो जाता फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, आप लोग को ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो ये तो आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो गया मनोनीत हो गया। अब देखिए, अगर बात करें निर्वाचित की, निर्वाचित उपाध्यक्ष, संविधान सभा के निर्वाचित जो उपाध्यक्ष थे वो 2 उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के निर्वाचित 2 उपाध्यक्ष थे, उसमें से पहला था आपका एच.सी. मुखर्जी और एक और उपाध्यक्ष हुआ करता था, वे थे वी.टी. कृष्णमचारी। ठीक है, आप लोग को ये क्लियर हो चुका होगा। अब फिर देख लेते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हम आपको बता भी चुके हैं और वहीं इस चीज को लिखा भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में आप लोग जानने का प्रयास कीजिए। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा पेश किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। और ये जो पेश किया गया, तो इसे पारित कब किया गया संविधान सभा के द्वारा, तो 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। ठीक है, इस डेट को याद रखिएगा आप लोग। यही लिखा गया है कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। ठीक है, अब जब हम उद्देश्य प्रस्ताव, इसका एक चैप्टर ही आएगा आपको प्रस्तावना के नाम से या उद्देशिका के नाम से, वहां पर उद्देशिका को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का ये क्लास आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोग पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और उसे याद कीजिए। ठीक है, जय हिंद।